हाँ बेटा, तो प्रोटीन स्टार्ट कर दिया था अपन ने। दूसरा जैव अणु। प्रोटीन किससे बने होते हैं? प्रोटीन एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं बच्चों। तो एमिनो अम्ल क्या होते हैं? जिसमें एक एमिनो समूह और एक अम्ल समूह मैंने बताया था, इनकी सामान्य संरचना अपन ने देख ली थी। प्रोटीन की एक छोटे इकाई। अब एमिनो अम्लों के प्रकार देख लेते हैं। एमिनो अम्लों को अपन आवश्यकता और अनावश्यकता के हिसाब से, उसकी यूज के हिसाब से दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल और एक होते हैं अनावश्यक एमिनो अम्ल। आवश्यक का नाम ही आवश्यक है तो पढ़ना आवश्यक ही अपने आप ही हो गया, पढ़ना जरूरी है। इस आवश्यक का मतलब है कि जिन्हें हमारा शरीर नहीं बना सकता, वे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो आप लिख सकते हो, परिभाषा खुद को आनी चाहिए कि वे एमिनो अम्ल। नोट्स प्रिपेयर करने हैं, मैं बार बार लिख रहा हूं, नोट्स बनाना है। वे अमीनो अम्ल जो या जिनका निर्माण हमारे शरीर में, जिनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, हमारे शरीर में नहीं होता, उनको होता है, उनको बाहर से भोजन के साथ ग्रहण करना पड़ता है। भोजन के साथ ग्रहण करना पड़ता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। इनकी संख्या 10 होती है। कितनी? और 10 को याद करने का तरीका है, टीवी सबके घर में है, ये रही टीवी। मील पाली में है ही है आपके टीवी मिल। और पथ का मतलब है रास्ता, PATH। तो टीवी मिल पाथ से आप 10 एमिनो अम्लों को याद कर सकते हैं। अब इनके पूरे नाम भी आने चाहिए। टी मतलब ट्रिप्टोफैन, वैलिन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसीन, फेनिलएलेनिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन और हिस्टिडीन। कुल 20 प्रकार के एमिनो अम्लों की खोज हुई है जिनसे प्रोटीन बनती है। उसमें से 10 आवश्यक है, अति आवश्यक। आवश्यक 3। आवश्यक की जगह आप एक शब्द काम में लेना है, अति आवश्यक एमिनो अम्ल कितने हैं? 10। कौन कौन से हैं? टीवी मिलपात से याद करा देंगे। अब इनके नाम लिखेंगे अपन। और कुल एमिनो अम्लों की खोज कितनी हुई है? 20 प्रकार के एमिनो अम्लों की खोज हुई है। तो 10 के नाम लिखते हैं अपन टीवी मिलपात में। अरे बच्चों, इसमें टी वी मेल MILL। टी मतलब है ट्रिप्टोफैन, वी मतलब है वैलिन, M मिथियोनिन, मिथियोनाइन। आई का मतलब है आइसोल्यूसिन, अगला क्या है? एल का मतलब है लाइसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसीन। उसके बाद में आ जाएगा ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसीन। उसके बाद में टी वी मिथियोनाइन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन। ये है आपकी ल्यूसीन के बाद में ये हो जाएगा लाइसीन। टीवी मिल पाथ, PATH। पी का मतलब है फेनिलएलेनिन। उसके बाद ए का मतलब हो गया आर्जिनिन। टी का मतलब है थ्रियोनिन, और एच का मतलब होता है हिस्टिडीन। तो प्यारे बच्चों, ये 10 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये है कौन से? अति आवश्यक। और अनावश्यक ही है तो फिर क्या पढ़ना? वो 10 होते हैं, उनके आप नाम याद कर ले। फॉर्मूले भी हैं, सूत्र भी है, लेकिन कम से कम नाम तो आने चाहिए। तो बच्चों, ये थे आवश्यक अनावश्यक एमिनो अम्ल। अब पढ़ेंगे अपन एमिनो अम्लों के गुणधर्म। हेडिंग क्या लगाना है? एमिनो अम्लों के गुणधर्म, एमिनो अम्लों की प्रॉपर्टीज, गुण। तो सबसे पहला गुण है कि एमिनो अम्ल जो है क्रिस्टलीय यौगिक हैं, जल में विलय है, क्योंकि द्विध्रुव आयन बनाते हैं। और तो जल में विलय हो गए। एमिनो अम्लों की क्या विशेषता है?
जल में विलय क्रिस्टलीय है। और एक बढ़िया गुण जो बहुत ही प्रसिद्ध है, ये क्या करते हैं, जल में द्विध्रुव आयन बनाते हैं, ज्विटर आयन निर्माण, ज्विटर आधा ज है, ज्विटर आयन निर्माण, ज्विटर आयन ZWITTOR, ज्विटर आयन, ज्विटर आयन फॉर्मेशन है। ये अंदर ही ज्विटर आयन को अपन कहते हैं आंतरिक लवण, आंतरिक लवण, अंदर ही अंदर ये अम्ल और क्षार दोनों होते हैं, क्रिया करके लवण बना लेते हैं। कैसे, तो इसकी संरचना से पता चल जाएगा। ज्विटर आयन उभयधर्मी आयन, एम्फोलाइट, इसका एक नाम और है एम्फोलाइट, उभयधर्मी। कैसे, तो देखना जादू देखिए आप, ज्विटर आयन क्या होता है कि इनमें क्या होता है, तो एमिनो ग्रुप, 2 साब एमिनो, अम्ल COOH अम्लीय ग्रुप, एक होता है R, एक होता है H। प्यारे बच्चों देखना, ये होता है क्षार, लॉन पैड जिसपे होते हैं वो सारे लुईस क्षार होते हैं, और ये है अम्ल। अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल। तो अंदर ही अंदर एक लवण बन जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा आंतरिक लवण। क्या है, तो ये H+ तैयार करता है और ये भाई साहब ग्रहण कर लेता है। तो अंदर ही अंदर लेना और देना कर लेते हैं, अपना आपको पूछते भी नहीं है ये, ठीक है ना। ये होता है ज्विटर आयन। तो इसके ऊपर तो आ जाता है NH3 तो प्लस, और इसने त्याग दिया H, इस पर हो गया माइनस, एक हो गया H, एक हो गया R। ये बहुत ही शानदार, इसको कहते हैं आंतरिक लवण। ये क्या हो गया, इंटरनल सॉल्ट, क्या है, ये हो गया आंतरिक लवण। तो बच्चों इस प्रकार जो बना है इसको कहते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। तो आंतरिक लवण है, और ये द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। द्विध्रुव डाइपोल, 2 ध्रुव बन गए प्लस और भी, तो अपन एक कह सकते हैं कि ज्विटर एक डाइपोल है, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल, 2 पोल होते हैं, इसको क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, डाइपोल या द्विध्रुव। और बच्चों एक्स्ट्रा आकर्षण आयनिक होने के कारण ये जल में विलय हो जाते हैं, इनके गलनांक उतना अधिक होते हैं। क्यों, तो आपको इसका एक ही उत्तर देना है कि एमिनो अम्ल में द्विध्रुव अंतर क्रिया होती है, प्लस माइनस, माइनस प्लस। ये कौन सी अट्रैक्शन है, डाइपोल अट्रैक्शन। डाइपोल मतलब हिंदी में क्या हो जाएगा, द्विध्रुव क्रिया। तो डाइपोल अट्रैक्शन के कारण इनमें मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक, क्वथनांक उच्च होते हैं। क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना कि गलनांक उच्च होते हैं, क्यों, हाइड्रोजन, ये द्विध्रुव आकर्षण के कारण। तीसरा इसका प्रमुख गुण है बच्चों, ये तो था ज्विटर आयन। एक होता है समविभव बिंदु, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, समविभव बिंदु एक pH होती है जिस पर एमिनो अम्ल की सक्रियता न्यूनतम हो जाती है। इस पर सारे गुण, परासरण, दाब वगैरह क्या हो जाते हैं, न्यूनतम हो जाते हैं। तो माध्यम की वह pH जिस पर एमिनो अम्ल की एक्टिविटी, सक्रियता कम हो जाती है, उसे समविभव बिंदु, या दूसरा नाम है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट या समविभव पॉइंट का है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट समविभव कहते हैं। इस पर परासरण दाब है, अन्य गुण जो है इसके थोड़े स्थिर हो जाते हैं। समविभव, प्रत्येक अमीनो अम्ल का एक स्वयं उसका खुद का एक गुण होता है। तो बच्चों ये थे एमिनो अम्लों के कुछ विशेष गुण जो। इसी तरह से अपन पढ़ेंगे अब प्रोटीनों का वर्गीकरण। प्रोटीन को अपन कितने भागों में बांट सकते हैं, तो संगठन के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण देखेंगे। प्रोटीन के प्रकार या प्रोटीनों का वर्गीकरण। प्यारे बच्चों, संगठन जो पॉलीपेप्टाइड इकाइयां होती है उनके जुड़ने के तरीके के हिसाब से, उनके संगठन के हिसाब से, प्रोटीन की आणविक संरचना के हिसाब से प्रोटीन 2 प्रकार की होती है।
तो वर्गीकरण का आधार होता है किस पे? प्रोटीन की आणविक संरचना, आणविक संरचना कह दूं, अंदर के जो अणु हो उनको आणविक संरचना, या संगठन, संगठन के आधार पर प्रोटीन दो प्रकार की होती है, प्रोटीन दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है बच्चों। इसमें आपके सबसे पहले एक तो होती है रेशेदार प्रोटीन, रेशेदार जो धागे की तरह रेशेदार प्रोटीन, और दूसरी होती है गोलाकार, गोल गोल पॉलीपेप्टाइड संरचना है तो उसको बोलते हैं गोलाकार, गोलाकार प्रोटीन। इसके प्रमुख रेशेदार प्रोटीन में क्या होगा कि बॉन्डिंग जो होती है मजबूत होती है, और रेशे की संरचना, पॉलीपेप्टाइड है लंबी लंबी रेशों के पॉलीपेप्टाइड है जो लंबी रूप में जुड़ती है, तो इसमें इसका प्रमुख उदाहरण जो है आप माना चाहिए रेसेटाइड जुड़ती है। इसमें पॉलीपेप्टाइड इकाइयां, पॉलीपेप्टाइड इकाइयां लंबी रेखीय संरचना बनाकर जुड़ती है, लंबी रेखीय संरचना बनाकर जुड़ती है, बनाकर जुड़ती है, धागे की तरह एकदम रेशों की तरह जुड़ती है, ठीक है ना। इसका उदाहरण है अपने जो ये बाल वगैरह होते हैं, नाखून है, केराटिन वगैरह होता है, उसकी प्रोटीन रेशेदार प्रोटीन होती है रेशों की तरह। तो इसमें बाल हो गया, केराटिन, त्वचा के जो बाल वगैरह होते हैं ना, केराटिन, नाखून वगैरह भी आ सकते हैं, एक तरह से बाल है, ऊन है, ये रेशेदार प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। और इसमें क्या होता है कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, गोल गोल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं गोल संरचना, गोलाकार रूप में, गोलाकार रूप में आपस में जुड़ती है, गोल गोल फॉर्म बना करके आपस में जुड़ती है। ये आराम से, अब वैसे फाइबर ये जल में जो है आपके विलय नहीं होते, तो अपन लिखेंगे ये रेशेदार प्रोटीन जल में क्या है, जल में अविलय, कोई धागे बोलते हैं क्या, बाल और पानी के कोई रिएक्शन थोड़ी है, जल में अविलय, और ये प्रोटीन होती है आपके जल में विलय, ये जल में विलय है, वाटर सॉल्युबल है। उदाहरण देखना चाहो तो रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण इसमें तो आ जाएगा, अंडे की प्रोटीन एक तो होती है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, एक ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, इसके अंतर्गत आपके आती है, बाल हो गए, नाखून हो गए, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से बच्चों संगठन के आधार पर दो दानेदार या जो है इसको दानेदार प्रोटीन भी अपन कहते हैं। इसके अलावा जल अपघटन के आधार पर, अब अपन दूसरी जगह जल अपघटन के आधार पर प्रोटीन को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। किस आधार पर? जल अपघटन, प्रोटीन के जल अपघटन के आधार पर भी, प्रोटीन के जल अपघटन के आधार पर, जल अपघटन के आधार पर, प्रोटीन के जल अपघटन के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जाता है, जल अपघटन के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होती है सरल प्रोटीन, एक तो होती है साधारण प्रोटीन। साधारण प्रोटीन बिल्कुल साधारण ही है, जल अपघटन करवाते हैं तो केवल और केवल अल्फा एमिनो एसिड बनाती है। साधारण प्रोटीन क्या है? जल अपघटन द्वारा से अल्फा एमिनो अम्ल बनाती है। प्योर प्रोटीन जिसको कहते हैं 100% अल्फा एमिनो अम्ल बनाती है। और इसके प्रमुख उदाहरण अपन देख सकते हैं कि इसका बढ़िया उदाहरण है आपके एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। अंडे की जो प्रोटीन है वो क्या है? प्योर प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन।
एल्ब्यूमिन जो होती है वो अंडे की प्योर प्रोटीन होती है। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एक होती है ग्लोबुलिन, ग्लोबुमिन, तो ये जो होती है प्योर प्रोटीन है। और एक होती है संयुग्मित, संयुग्मित प्रोटीन जो होती है ना, इसमें प्रोटीन के अलावा एक प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ा होता है, प्रोटीन प्लस। तो पहले तो जो जुड़ता है उसका तो नाम है प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक समूह ग्रुप कह सकते हैं, प्लस प्रोटीन। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप के हिसाब से एक टुकड़ा कोई दूसरा होता है, उसके हिसाब से फिर ये प्रोटीन वापस 3 प्रकार की होती है। इसे संयुग्मित प्रोटीन कहते हैं। इसमें न्यूक्लियो प्रोटीन पहली तो होती है, न्यूक्लियो प्रोटीन। कौन सी? न्यूक्लियो प्रोटीन। इसमें क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल जो डीएनए आरएनए होते हैं वो, इसमें क्या होता है, एक तो न्यूक्लिक अम्ल होता है डीएनए वगैरह, और उसके बाद में उसका बाकी हिस्सा प्रोटीन का बना होता है, आधा प्रोटीन और आधा न्यूक्लिक, ये न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन का उदाहरण आ जाएगा न्यूक्लिन, डीएनए आरएनए वगैरह। बी में आते हैं आपके ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन में माइसिन वगैरह आते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप कार्बोहाइड्रेट होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन में, इसमें कार्बोहाइड्रेट आपके होगा प्रोस्थेटिक ग्रुप कार्बोहाइड्रेट। प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है प्लस प्रोटीन होती है। इसका उदाहरण अपने मांसपेशियों प्रोटीन माइसिन जो होती है ना। और तीसरी इसमें प्रोटीन आती है आपके क्रोमोप्रोटीन, जिसमें हीमोग्लोबिन जैसे क्रोमो पार्ट होता है, क्रोमोप्रोटीन। प्रोटीन 3 तरह की होती है। इसमें आपके प्रोस्थेटिक ग्रुप तो होता है क्रोमोसोम, क्रोम समूह, प्रोस्थेटिक समूह कुछ वर्णक होते हैं, क्रोम मतलब कलर से रिलेटेड, तो वर्णक होते हैं, कुछ पिगमेंट्स होते हैं, और बाद में प्रोटीन होती है। इसका उदाहरण आपके बढ़िया उदाहरण क्या आ जाएगा, यहां लिख देता हूं मैं इसका उदाहरण। एक तो आपके हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है इसका बढ़िया उदाहरण है। इसी तरह से आपके हीमोग्लोबिन के अलावा क्लोरोफिल, जो पेड़ पौधों का हरा रंग होता है, तो ये भी प्रोटीन और 2 मिक्स है। और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। तो बच्चों ये है प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन का जो वर्गीकरण कर सकते हैं अपन जल के आधार पर, ये भी एक थोड़ा सा नॉलेज के लिए आना चाहिए। अब छोटा सा वर्गीकरण है, एमिनो अम्लों को देखना है कि कोई अल्फा का क्या चक्कर है, बीटा का क्या चक्कर है, तो वो भी आपको बता देता हूं। एमिनो अम्लों का वर्गीकरण, एमिनो अम्लों का वर्गीकरण, वर्गीकरण का मैं हमेशा कहता हूं स्थिति के आधार पर। तो स्थिति आपको देखनी आती है कि जो ये समूह है कार्बोक्सिलिक, उसके यदि जस्ट पास में एमिनो लगा हुआ है तो उसको कहते हैं अल्फा एमिनो। स्थिति अल्फा स्थिति पर, तो इसका नाम हो गया अल्फा एमिनो। जस्ट पड़ोसी को अपन अल्फा कहते हैं, ये बीटा है, ये गामा है, तो अल्फा एमिनो अम्ल। बीटा पर चला जाएगा तो बीटा एमिनो अम्ल हो जाएगा। अल्फा स्थिति के आधार पर, किसकी स्थिति, एमिनो समूह की स्थिति के आधार पर किसकी स्थिति देखनी है, NH2 की, ये अल्फा एमिनो अम्ल। बीटा, अब ये कौन सा हो जाएगा, यहां यदि एमिनो प्रेजेंट है तो कौन सा हो जाएगा, अल्फा बीटा एमिनो अम्ल। यदि गामा पे ले जाओगे COH, ये हो गया अल्फा बीटा गामा, गामा पर है तो ये हो गया गामा एमिनो अम्ल। तो बच्चों बहुत ही आसान है, स्थिति का है, अल्फा पड़ोसी है तो अल्फा बीटा और गामा, ये एमिनो अम्ल। और एक होता है उसकी संख्या एमिनो अम्ल वगैरह और इसकी अम्लीय क्षारीयता के आधार पर, और एक वर्गीकरण है अम्लीयता व क्षारीयता के आधार पर। तो एक तो होते हैं अम्लीय एमिनो अम्ल, अम्लीय एमिनो अम्ल, वो आसान ही है। अम्लीय कब होगा, जब अम्ल समूह ज्यादा होंगे। तो यदि 2 तो COH ग्रुप, कितने अम्ल ज्यादा है और क्षार कम है भाई, अम्ल ज्यादा और क्षार कम है तो अम्लीय होगा। तो 2 COH समूह और 1 NH2 समूह तो अम्लीय होगा। दूसरा एमिनो अम्ल कौन सा होता है, क्षारीय एमिनो अम्ल। क्षारीय एमिनो अम्ल कब होगा, क्षारीय एमिनो कब होगा, जब क्षार ज्यादा होगा, तो जिसमें 2 NH2 समूह और 1 ही आपके COH समूह है तो वो क्षारीय एमिनो अम्ल होगा। और
उदासीन तो बहुत ही आसान, जिसमें जिट्राइन बना था, जिट्राइन ना। उदासीन एमिनो अम्ल, उदासीन एमिनो अम्ल क्या होंगे? उदासीन अमीनो अम्ल में क्या होगा? एक NH2 और एक COH बराबर संख्या में यदि होते हैं, एक एक दोनों हैं उस सूत्र में, तो उदासीन। बहुत सिंपल सूत्र है, ज्यादा लफड़ेबाजी, उदाहरण को याद करना पड़ता है, एक बार रीडिंग बुक से उनको कर लेनी चाहिए, लेकिन दिमाग में बैठ जाना हाँ क्या है तो बैठ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो सबसे खतरनाक चीज बच्चों को लगती है लेकिन खतरनाक है नहीं, और वो है बच्चों क्या? प्रोटीन की संरचना। प्रोटीन की संरचना बहुत जटिल है साहब। जैसे हाथी है, हाथी तो बहुत बड़ा जानवर है, इसको समझना आसान थोड़ी है। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह से कोई जटिल चीज होती है उसको टुकड़ों में पढ़ते हैं, छोटे भागों में, तो प्रोटीन की संरचना को भी 4 भागों में बांट दिया गया है, जिससे उसकी पढ़ाई आसान हो जाए। तो यूं तो जटिल होती है, तो जटिल संरचना, तो प्रोटीन की संरचना आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? जटिल होती है। प्रोटीन की संरचना बहुत जटिल होती है, लेकिन इसको सरल बनाने के लिए 4 भागों में बांटा गया है। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना 1 डिग्री, यानी प्राथमिक संरचना। फिर पढ़ेंगे अपन 2 डिग्री। 2 डिग्री मतलब प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, सेकेंडरी, द्वितीयक संरचना। फिर आप क्या पढ़ोगे? टर्सरी यानी तृतीयक संरचना। और फिर आप चौथी पढ़ोगे 4 डिग्री संरचना। तो प्यारे बच्चों, भले ही आपके चतुष्कोण है, भले कितनी जटिल हो, लेकिन पढ़ाई को करने के लिए इसको 4 भागों में बांट देंगे, तो चित्र से समझ में आएगा। और लिखना इसको आपको जो समझ में आता है उसी को लिखना है। मेरा काम तो एक थोड़ा समझाने का है, तो आप समझ लीजिए, फिर आप बुक से और उसको देकर आराम से लिख सकते हैं बच्चों। तो बहुत ही आसान, देखना क्या है वो आपको चित्र के माध्यम से समझना है। तो क्या है चित्र? देखना, डायग्राम देखिए आप कि प्यारे बच्चों, यदि एमिनो अम्ल सीधे सीधे, ये क्या एमिनो अम्ल है, ये पेप्टाइड बंध है, सीधे सीधे जुड़ते जा रहे हैं, और रेखीय संरचना जो एमिनो अम्लों के जुड़ने का क्रम बताती है वो होती है जिसमें लगातार ऐसे सीधी सीधी संरचना बनती है, उससे अपन कहते हैं प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। क्या कहते हैं? तो वह संरचना जिसमें एमिनो अम्लों की जुड़ने की संख्या निश्चित होती है, किस क्रम में जुड़ते हैं उसकी जानकारी मिलती है, उसे हम प्राथमिक संरचना कहते हैं। कौन सा बंध से जुड़ती है, कौन सा कनेक्शन है, अपन ने पढ़ा है पेप्टाइड बंध। कौन से बंध से जुड़ती है? पेप्टाइड बंध से जुड़ती है, ये प्राथमिक। अब यदि कम है, ठीक है, और तो ठीक है कि वो सीधी सीधी हो गई, लेकिन बहुत ज्यादा आगे, मान लीजिए कम बच्चे हैं तो सीधे खड़े कर सकते हैं, ज्यादा हो गए तो उनको फिर मोड़ना ही पड़ेगा। तो जू फिर ज्यादा अमीनो अम्ल बढ़ते हैं, ये संरचना सीडी के समान, हेलिक्स मतलब कुंडली, कुंडली के समान मुड़ने लग जाती है, इसे अल्फा हेलिक्स संरचना कहते हैं। हेलिक्स का मतलब होता है कुंडली, अल्फा कुंडली बना रही है। कुंडली क्यों बनाती है? क्योंकि ये पेप्टाइड बंध तो है, इसके अलावा यहाँ हाइड्रोजन बंध और आ जाता है, यहाँ CONH के बीच में हाइड्रोजन बंध आ जाता है। तो कुंडली बनने का कारण कोई पूछे तो आपको कह देना है हाइड्रोजन बंध आ जाते हैं, जिससे ये, और ये बाल जो घुंघराले होते हैं बालों में, उसका रीजन ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ही होता है। या फिर ये संरचना हेलिकल ना होकर के यदि सॉफ्ट, जो सॉफ्ट प्रोटीन उसमें बीटा लहरी है, लहरें जैसे बनती है, तो बीटा प्लेट स्ट्रक्चर या बीटा सीट स्ट्रक्चर कहा जाता है। इस संरचना को बच्चों भी कहा जाता है बीटा लहरी आधार। लहरें की बात जुड़ रही है, इसमें लहरें क्या हो गई, जैसे C डबल बॉन्ड हो, ये NH ये आपस में जुड़ गए, यहाँ R और H अपन जानते हैं, यहाँ वापस C डबल बॉन्ड हो और NH, तो COH से सजा देंगे, यहाँ वापस RH, ठीक है ना, RH, ये C डबल बॉन्ड हो, NH जगह जगह। तो इस तरह से जब आपकी लहरदार बनती है तो उसको कहते हैं बीटा परतदार संरचना, या इंग्लिश में कहते हैं बीटा शीट स्ट्रक्चर। ये पाई जाती है मुलायम, सॉफ्ट होती है, रेशम में मिलती है। अल्फा हेलिक्स जो है ये संरचना मिलती है बालों में, और उसमें बाल है, ऊन है, उसमें ये मिलती है आपके कौन सी, अल्फा कुंडली। तो बीटा, इन दोनों संरचनाओं को बात करते हैं ए और बी भागों में। तो ये ए और ये जो बी है, ये प्रोटीन की कौन सी संरचना कहलाती है, सेकंड, द्वितीयक संरचना।
प्यारे बच्चों, अभी तक जटिलता आ रही है, पहले सीधी सीधी, फिर थोड़ी मुड़ने लगी और जटिलता आ जाती है, और वो सांप और वो अजगर की तरह फोल्ड होने लग जाती है। उससे प्रोटीन की त्रिविम संरचना होती है, 3D होती है, उसे प्रोटीन की तृतीयक संरचना कहते हैं। 3D क्या कहते हैं? तृतीयक संरचना। कैसी होती है? सांप और वो अजगर नहीं होते, सांप अजगर की तरह ये ऐसे फन और लूप और मोड बना के लग जाती है, इस तरह से सांप की तरह पलटे खाने लग जाती है। ये है आपके 3D स्ट्रक्चर। प्रोटीन की तृतीयक संरचना के आपकी पहचान क्या है? तृतीयक संरचना कैसी हो जाती है? त्रिविम हो जाती है, 3D। और कहा इसमें क्या होता है? इसमें फंद और मोड़ पाए जाते हैं, लूप और फोल्ड्स। फंद जो होते हैं अजगर की तरह फंद और वह मोड़ पाए जाते हैं। ये कैसी संरचना है? 3D है। जब गर्म करते हैं प्रोटीन को, ये संरचनाएं ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। इनमें कौन कौन से बंध हो सकते हैं? तो इसमें सल्फर बंध है, सल्फर आपस में प्रोटीन में सल्फर होती है, सल्फर बंध, हाइड्रोजन बंध मतलब बांधने वाले, बॉन्डिंग होती है तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाती रहती है। और लास्ट में यदि किसी प्रोटीन के अंदर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ये होती है, और इसके साथ साथ छोटी छोटी इकाइयां भी होती है, उप इकाई, ये तो है आपकी बड़ी श्रृंखला, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। और साथ में यदि उप इकाई भी आ गई, उप इकाई भी मौजूद है, तो उसे कहते हैं प्रोटीन की 4 डिग्री संरचना या चतुष्क संरचना। क्या कहते हैं? तो इस तरह से प्रोटीन की जटिलता आपने देखी होगी, बहुत ही आसान। और प्राथमिक संरचना का महत्व है, यदि उसमें कोई अमीनो अम्ल का क्रम बिगड़ जाता है तो व्यक्ति को रोग हो जाता है। जैसे प्राथमिक संरचना में अपनी जो हीमोग्लोबिन होता है, उसमें यदि ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर वैलिन आ जाता है तो एक रोग होता है, उसका नाम है सिकल सेल एनीमिया रोग। इसके बारे में भी आप अपनी पाठ्य पुस्तक से, किताब से देख करके इस रोग की जानकारी प्राप्त करेंगे। इस प्रकार बच्चों, आज हमने प्रोटीन की संरचना पढ़ी है, प्रोटीन के बारे में। अब आगे अपन लेंगे एंजाइम, हार्मोन में अंतर और DNA RNA के बारे में थोड़ा जानकारी। ये सब जैव अणु है बेटा, तो जैव अणु की पढ़ाई जारी रहेगी।